नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछले कुछ दिनों से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल जब सदन में पास हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति की मुहर लगने के साथ कानून बना तो उसे चुनौती दे दी गई। तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। 70 से ज्यादा याचिकाएं वक्फ संशोधन कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। अब ऐसे में तमाम याचिकाओं को लिस्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और फिर सरकार को बड़ा झटका दे दिया। सरकार को बड़ा झटका देने के साथ ही तमाम सवाल किए, जैसे कि डीएम को ही क्यों ये ताकत दी गई है कि वो वक्फ संपत्तियों की जांच करे अगर कोई दावा करता है तो। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ लिए सरकार से और ये भी आदेश दे दिया गया कि राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर कोई भी अगर उनके पास कानून आया है तो उस पर काम करें। यह दूसरे राज्य के एक फैसले को लेकर आदेश दिया गया। अब जैसे ही आदेश दिया गया बवाल मच गया। निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभाला बीजेपी की तरफ से और उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाने लगे तो फिर संसद को बंद कर दीजिए। सीजीआई संजीव खन्ना पर यह तक कह दिया निशिकांत दुबे ने कि वो देश में गृह युद्ध करवा रहे हैं। अब जब इतना बयान आया तो बीजेपी ने इससे किनारा किया, लेकिन आग लग चुकी थी तो बवाल खूब मचा। सीजीआई संजीव खन्ना पर जब टिप्पणियां हुई तो विरोधियों ने बीजेपी पर सवाल उठा दिए कि आप न्यायपालिका पर इस तरीके से सवाल कैसे उठा सकते हैं। हालांकि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच यह टकराव अभी भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को तो बीच में यहां तक कहना पड़ गया कि क्या हम अब राष्ट्रपति को आदेश दे दें। जब राष्ट्रपति शासन को लेकर एक याचिका पहुंची बंगाल में, तब इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि क्या अब हम राष्ट्रपति को आदेश दे दें। पहले से ही हम पे ये आरोप लग रहे हैं कि हम किसी के कार्यक्षेत्र में दखलंदाजी कर रहे हैं। ये सब बातें हो रही थी। इस बीच अब सीजीआई संजीव खन्ना की रिटायरमेंट की तारीख भी सामने आ गई है। जी हां, सीजीआई संजीव खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। जब न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की स्थिति बनी है तो उस बीच सीजीआई संजीव खन्ना की रिटायरमेंट की तारीख भी आ गई है। अब आपको बताएंगे कि सीजीआई संजीव खन्ना के क्या फैसले रहे हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सीजीआई संजीव खन्ना कौन है। उनके बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे देते हैं। कौन है सीजीआई संजीव खन्ना? 14 मई 1960 को संजीव खन्ना का जन्म हुआ। उन्होंने इस साल 1970 में नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई के बाद उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया था। 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस की, फिर उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में प्रमोट किया गया। 4 सालों तक दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे। 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में प्रमोट किए गए। 11 नवंबर 2024 को देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। संजीव खन्ना की मां सरोज खन्ना दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में हिंदी लेक्चरर और पिता दिल्ली हाई कोर्ट के जज के तौर पर रिटायर हुए थे। तो ये जानकारी है मौजूदा सीजीआई संजीव खन्ना के बारे में, जो 13 मई को रिटायर हो जाएंगे और बीआर गवई अगले सीजीआई बन जाएंगे। अब सीजीआई संजीव खन्ना के बारे में बताते हैं, उनके फैसले किस तरीके से रहे, कौन कौन से बड़े फैसलों में वो शामिल रहे, कौन कौन से बेंच में शामिल रहे। एक एक करके उनके फैसलों को बताते हैं। वीवीपैट के सत्यापन पर सुनवाई की और कहा कि देश के नए चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली खंडपीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की उस याचिका पर फैसला सुनाया था जिसमें एडीआर ने वोटों को पूरी तरह से वीवीपैट के जरिए सत्यापित कराने की मांग की थी। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला, जस्टिस खन्ना उस बेंच का भी हिस्सा थे जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर फैसला सुनाया था। फरवरी 2024 में जस्टिस खन्ना इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करने वाली 5 न्यायाधीशों वाली पीठ का हिस्सा थे। यह फैसला पारदर्शिता और भ्रष्टाचार की संभावना चिंताओं के कारण लिया गया था। इसके अलावा आर्टिकल 370 को निरस्त करने में भी दी सहमति। जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उस वक्त संजीव खन्ना समेत 5 बेंचों की पीठ ने आर्टिकल 370 के फैसले को बरकरार रखा था। उनका मानना था कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा हटाने से भारत के संघीय ढांचे के सिद्धांतों को खतरा नहीं होगा। इसके अलावा भी तमाम ऐसे फैसले रहे, तमाम ऐसे केसेस रहे जिसमें संजीव खन्ना
शामिल रहे। केजरीवाल को अंतरिम जमानत संजीव खन्ना ने दी। जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए 3 सप्ताह की जमानत दी। उसके 2 महीने बाद पीठ ने ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। तलाक पर भी एक फैसला सुनाया था सीजेआई संजीव खन्ना ने, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना ने पिछले साल मई में एक तलाक के मामले में भी बड़ा फैसला सुनाया। उस फैसले में कहा गया था कि संविधान के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट सीधे तलाक का फैसला दे सकता है। तो ये वो बड़े केसेस रहे जिसमें संजीव खन्ना शामिल रहे, या तो फैसला दिया या तो उस बेंच के साथ रहे। तो अब सीजेआई संजीव खन्ना की रिटायरमेंट की तारीख आ गई है। 13 मई 2025 को सीजेआई संजीव खन्ना रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पर बीआर गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। बहरहाल सीजेआई संजीव खन्ना के बारे में हमने आपको बताया, उनके फैसले के बारे में बताया। अब आपकी राय क्या है सीजेआई संजीव खन्ना को लेकर, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने इस पूरे मामले में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और सीजेआई संजीव खन्ना पर उन्होंने सवाल उठाए थे, क्या कुछ कहा था निशिकांत दुबे ने, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में 2 ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं कही, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं कही। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। हमने आईटी एक्ट बनाया। आईटी एक्ट में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पौर्न आते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पौर्न आते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से ख़त्म कर दिया हमने, आईटी एक्ट ख़त्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज़ दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया, उस कानून की उसको व्याख्या करनी है। और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नज़ीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है। उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहाँ पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है,
हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी, और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है, 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे। ये कानून नहीं चलेगा। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं।